बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां अकमल अली, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। और फ्लूइड डायनामिक्स का टॉपिक है हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम को किसने सबसे पहले पेश किया? बर्नौलीज थ्योरम को डैनियल बर्नौलीज ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। बर्नौलीज थ्योरम उसी के नेम पर इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द बर्नौलीज थ्योरम एंड किस लॉ पर जो है बर्नौलीज थ्योरम वो बेस करता है। बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में देखा कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। एंड जो बर्नौलीज थ्योरम है हमारे पास वो बेस करता है कंजर्वेशन के लॉ ऑफ एनर्जी के ऊपर। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस fluid having streamline flow is constant। अगर इस डिफाइन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इस डिफाइन में बेसिकली हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स में हमारे पास वो लेफ्ट हैंड साइड की डिस्कशन करता है, मीन सम बताता है कि किन किन चीजों का सम होगा। और इसके सेकंड पार्ट में वो बात करता है कि आया कि हमारे पास जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड, वो फ्लूइड है किस तरह का। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट पे थोड़ा सा गौर करें तो उसमें वो सम लेता है नंबर 1 प्रेशर का, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी का और नंबर 3 पे पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास बात करता है कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और स्टीम फ्लो होना चाहिए, स्टीम लाइन फ्लो। मीन उसकी स्पीड जो हो वो कांस्टेंट हो। ये तो हमारे पास आइडियल फ्लूइड की क्वालिटीज हैं, आइडियल फ्लूइड की हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। हमने आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो आइडियल फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है और स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसका। और अगर हम इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को देखें तो हमारे पास जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो स्टेटमेंट से ही समझ आ जाता है हमें कि सम होगा प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ और काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के साथ। और उन सब का सम जो है वो इक्वल होगा एक कांस्टेंट के। डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन से हम पहले कुछ चीजों को कंसिडर कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि हम चीजों को कुछ इस तरह से लेके चलेंगे। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो आइडियल होना चाहिए। अब आइडियल से क्या मुराद है, डिफाइन में भी हम बता के आए हैं, यहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड बेसिकली इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। और वो फ्लूइड को जिस पाइप में से फ्लो करवा रहा है उसकी नेचर बताता है कि वो नॉन यूनिफॉर्म पाइप। नॉन यूनिफॉर्म पाइप का मतलब कि हमारे पास जो पाइप है वो थ्रू आउट सेम या कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं रखता, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिफरेंट है। एंड बात करता है कि हमारे पास एट डिफरेंट हाइट्स ऑफ डिफरेंट एंड हमारे पास मीन जो उसकी हाइट है पाइप की वो डिफरेंट एंड्स पर डिफरेंट है, सेम नहीं है उसकी हाइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं
और इसकी डायग्राम को देखते हैं, वहां से अंडरस्टैंड करते हैं जो कि हमने कंसिडर की हैं चीजें, आया कि ऐसे हैं या नहीं है। अब देखें डायग्राम हमारे पास है। डायग्राम में हम देखते हैं नंबर 1 चीज कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो आइडियल होना चाहिए। तो हम इमेजिन करते हैं कि इस पाइप में से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो आइडियल। आइडियल से मुराद क्या है कि नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल है हमारे पास। नंबर 2 पे कहता है कि नॉन यूनिफॉर्म पाइप है वो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि पाइप जो है वो थ्रू आउट सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं रखता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास कि ये जो उसकी साइड है हमारे पास, जिसको अपर एंड बोलेंगे हम, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारे पास, A1, और डिफरेंट है हमारे पास एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पर अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें तो ये क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। यहाँ पर पाइप का एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पर पाइप का एरिया क्या है, कम। स्टूडेंट्स इसी का तो मतलब है कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होगा वो। नंबर 3 कि उनकी हाइट्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। लेट assume that this is the surface of ground। ये हमारे पास ग्राउंड है, और अगर मैं इसके अपर एंड की हाइट देखूं, जिसको मैंने नेम दिया है H1 एंड इसको नेम दिया है मैंने H2, सो क्लियरली शोइंग दैट कि H1 जो है हमारे पास वो डिफरेंट हाइट है और H2 के हमारे पास डिफरेंट हाइट है। स्टूडेंट्स एक और चीज जो कि मैंने साइड वाली डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास जो चीजें होती हैं वो हमेशा, उनके ऊपर जो प्रेशर लगता है वो हमेशा प्रेशर इनवर्ड होता है। प्रेशर की क्वालिटी है एक कि वो प्रेशर इनवर्ड एक्सर्ट करता है चीजों के ऊपर। लेट अज्यूम दैट दिस ब्लॉक इन अ वाटर। ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये वाटर के अंदर मौजूद है। तो वाटर जो ऊपर की तरफ से प्रेशर एक्सर्ट करेगा हमेशा इसको नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेगा, और जो वाटर का नीचे वाला पार्ट होगा वो हमेशा इसको ऊपर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेगा। इसी तरह राइट और इसी तरह लेफ्ट से। ये बताने का मकसद ये है कि हमारे पास पाइप के अपर एंड पे भी और पाइप के लोअर एंड पे भी प्रेशर क्या है, इनवर्ड है। बच्चे इस चीज को सोचते हैं कि यहाँ से फ्लूइड जो है वो लेफ्ट से राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो प्रेशर उसका इनवर्ड है। सो यहाँ पर आके बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि यहाँ पर भी लेफ्ट से राइट था, तो प्रेशर को क्या होना चाहिए था, बाहर की तरफ होना चाहिए था। प्रेशर के साथ पानी निकल रहा है। सो इसलिए मैंने बताया है कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इनवर्ड हो। अब किस तरह से होगा उस चीज को समझते हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अपनी मर्जी से एक पैच इमेजिन किया है। पानी फ्लो ही कर रहा है हमारे पास, फ्लूइड ही फ्लो कर रहा है, लेकिन हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक पैच है जिसका डिस्टेंस है Δx1। अब यहाँ पर जो फ्लूइड है, फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस फ्लूइड के पार्टिकल्स के ऊपर ताकि वो आगे की तरफ मूव करें। सेम एज इट इज हमारे पास इस जगह पर होगा। ये जो पाथ है हमारे पास, हमने पैच लिया है Δx2, और यहाँ पर जो फ्लूइड है, फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस पैच के ऊपर। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से हमारे पास वो फ्लूइड नेक्स्ट फॉरवर्ड मीन बाहर की तरफ ही मूव करेगा। लेकिन इस पार्टिकल्स को, इन फ्लूइड के पार्टिकल्स को वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। फ्लूइड के की जो फोर्स है जो प्रेशर की वजह से बन रही है उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है।
लेकिन हम डिफाइन में कह चुके हैं कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, इसकी कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होगी तो यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं है हमारे पास। बच्चे ये सोचते हैं, असल में हमारे पास स्टूडेंट्स होता ऐसे है, जहां पर मैंने ये पॉइंटर को स्टिल किया है। इससे पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास P1 से A1 जो है हमारे पास, यहाँ से जो फ्लूइड के पार्टिकल्स आ रहे हैं वो जब इस पॉइंटर वाली जगह पर पहुंचेंगे जहां पर मैंने पॉइंटर को स्टिल किया है, तो जो उनकी वेलोसिटी होगी वो V1 होगी, हम अज्यूम कर लेते हैं। तो जो उसकी वेलोसिटी हमारे पास V1 होगी, पीछे से आने वाले हर फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी V1 होगी। यहाँ पर वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये मतलब है हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी का। अगर मैं यही पॉइंटर को V2 पर मूव करवा लूं तो V1 से आगे जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे वो V2 पर पहुंचेंगे, तो उनके पास वेलोसिटी होगी V2। जितने भी पार्टिकल्स आ जाएं हमारे पास V1 से V2 की तरफ, जब V2 से गुजरेंगे तो उनकी वेलोसिटी V2 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। मीन्स दैट कि हम V1 को V2 के साथ कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि V1 पर देखते हैं और V2 पर देखते हैं आया वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है या नहीं रहती। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। असल में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वर्क डन उसके अपर एंड पे, जो फ्लूइड के ऊपर वर्क डन हुआ है। और किसने वर्क डन किया है? बाय फ्लूइड बिहाइंड मीन। यहाँ पर जो फ्लूइड मौजूद है उसने वर्क डन किया है इस फ्लूइड के ऊपर। जो इस फ्लूइड के ऊपर वर्क डन हुआ है हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं अपर एंड के ऊपर। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन होती है W1 F1 डेल x1, जो बेसिकली यहां से हमने निकाली। W इज इक्वल टू होता है F डॉट डी, और डॉट को अगर रिमूव करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन आता है cos थीटा। और हमने डी की जगह पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो पैच का रखा है वो डेल x1 रखा है, जस्ट नेम चेंज किया है। और मैंने यहाँ पर लिखा है थीटा इज इक्वल टू 0। व्हाट्स मीन 0? और 0 ये कहाँ से आया? तो यहाँ पर देखें, जो फ्लूइड है, फ्लूइड ने एक फोर्स एक्सर्ट की है इस पैच के ऊपर। जो फ्लूइड यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, यहाँ पर वो लेफ्ट से राइट फोर्स एक्सर्ट करता है, और ये जो फ्लूइड का पैच था ये भी लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करता है। जब डायरेक्शन इनकी सेम होती है तो हमारे पास इनके दरमियान में बनने वाला एंगल क्या होता है? 0। जब इनके दरमियान में बनने वाला एंगल जो है 0 होगा तो कॉस 0 पर क्या देता है? 1। सो हमने यहाँ पर 1 को नहीं लिखा, F1 डेल x1 को रिप्रेजेंट किया। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर वैल्यू निकालूं F1 की, तो वो मैं कहाँ से निकालूंगा? अगर मैं प्रेशर का फार्मूला देखूं और प्रेशर देखूं कि अपर एंड पे प्रेशर क्या होगा, तो मैं जानता हूं कि हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय FA1, मीन्स दैट फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर यहाँ से मैं फोर्स को अलहदा कर लूं, जो एरिया डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, W1 P1 A1 और डेल एक्स वन। डेल x1 बेसिकली मेरे पास क्या है? डिस्टेंस है जो फ्लूइड ने एक जगह से दूसरी जगह पर कवर किया है। जाहिर सी बात है, हमारे पास अगर फ्लूइड मूव करता है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जिसको हम V1 बोलते हैं। और उसको कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा
जब वो एक जगह से दूसरी जगह v1 वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। हम अगर जर्नल इक्वेशन देखें तो हमारे पास होती है s इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। और अगर हम प्रेजेंट इक्वेशन के मुताबिक उसको बनाना चाहें तो हमारे पास बनेगी डेल x1 v1 और डेल टी। सो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी, अब क्या हो जाएगी वो इक्वेशन नंबर w1 p1 a1 एज इट इज, और x1 की जगह पर v1 और डेल टी आ जाए। सिमिलरली अगर हम वर्क डन फाइंड आउट करना चाहें इसके लोअर एंड पर, तो हमारे पास लोअर एंड पर भी क्या होगा, सेम वर्क डन होगा। लेकिन हम वर्क डन लोअर एंड पे कर रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा हमारे पास वो W2 P2 A2 V2 क्रॉस डेल टी होगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एक नेगेटिव का साइन भी नजर आ रहा होगा। बेसिकली ये नेगेटिव का साइन कहाँ से आया है? तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के आगे एक इक्वेशन लिखी थी, W इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा। वहां पर थीटा 0 था, यहाँ पर थीटा क्या है, 180 है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 180 किस तरह से आता है। जैसा कि हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर जो फ्लूइड है वो फोर्स एक्सर्ट करता है इस पैच के फ्लूइड के ऊपर, और वो फ्लूइड लेफ्ट टू राइट मूव करता है, और फोर्स भी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। पैरेलल होने की वजह से एंगल क्या था, 0। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं इस पैच के ऊपर। जब इस पैच के ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि फ्लूइड तो लेफ्ट से राइट ही मूव कर रहा है, लेकिन जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो राइट से लेफ्ट हो रही है। अब सबसे पहले कि फ्लूइड मूव क्यों करता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इसकी यहाँ पर v2 की जगह पर जो वेलोसिटी होती है वो हाई होती है, और ये जो फोर्स होती है वो निग्लिजिबल होती है, इसको ओवरकम करती है, और फ्लूइड लेफ्ट टू राइट ही मूव करता है। लेकिन इसको वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। ठीक है, एक तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके दरम्यान में एंगल क्या बनता है, 180, जो कि हमने लिखा है। 180 की वजह से क्या आता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या साइन शो करवाता है कि जो फ्लूइड है वो वर्क डन कर रहा है अगेंस्ट फ्लूइड फोर्स। और अगर हम नेट वर्क डन निकालना चाहें तो नेट वर्क डन हम किस तरह से निकालेंगे? नेट वर्क डन इक्वेशन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W1 एंड W2। W बेसिकली हमारे पास क्या है, वर्क डन है जो टोटल हमने निकालना है। W1 की वैल्यू भी हमें पता है, W2 की भी वैल्यू हमें पता है। इन दोनों की वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास A1 V1 A2 V2 मौजूद है फैक्टर। और अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को थोड़ा सा रिवाइज करें तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास वो इक्वल होता है A1 V1 और A2 V2। इक्वेशन नंबर 4 में दोबारा अगर हम देखें तो A1 V1 के साथ हमारे पास डेल टी, A2 V2 के साथ भी क्या है, डेल टी। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन अबव इक्वेशन के साथ डेल टी को बोथ साइड पर, तो हमारे पास वो बनेगी A1 V1 और क्या बनेगी, डेल टी। A2 V2 और क्या बनेगी, डेल टी, जो कि इक्वल आता है हमारे पास किसके, हमारे पास इक्वल आता है वॉल्यूम के। बट ये वॉल्यूम के इक्वल कैसे आता है हमारे पास? हमने तो कोई ऐसी इक्वेशन नहीं पढ़ी जिसमें ये वॉल्यूम के इक्वल आ रहा हो। A1 V1 मीन एरिया, और वेलोसिटी हमारे पास एरिया के उसके वॉल्यूम के इक्वल आ रही हो। तो यहाँ पर अगर हम इनके यूनिट्स के बारे में देखें तो यूनिट्स हमें पता है कि हमारे पास एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और अगर हम
यूनिट देखें टाइम का, तो टाइम का क्या होता है हमारे पास? सेकंड। अब ये टाइम का सेकंड और वेलोसिटी का सेकंड क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो मीटर और मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा? मीटर क्यूब। जो कि हमारे पास इक्वल है वॉल्यूम के, क्योंकि ये यूनिट हमारे पास किसका है? वॉल्यूम के इक्वल है हमारे पास। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। अब चूंकि हमने A1 V1 डेल टी की जगह पर A2 V2 और डेल टी की जगह पर पुट कर देना है V, तो दोनों जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। अगर वॉल्यूम को मैं कॉमन ले लूं तो बाकी इक्वेशन बचेगी P1 - P2। अब अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू निकालना चाहूँ और इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना चाहूँ, तो मैं जानता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ रो के साथ, मास को लिख सकता हूँ छोटे m के साथ, और वॉल्यूम को लिख सकता हूँ बड़े V के साथ। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, V इज इक्वल टू m ओवर रो, मीन वॉल्यूम जो है लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और रो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गई। तो इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास क्या बनेगी? वॉल्यूम की जगह पर आ जाएगा मास ओवर डेंसिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे जाएं तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास चेंज क्यों आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में? तो हम इस चेंज को देखने के लिए दोबारा अगर डायग्राम वाली स्लाइड पे जाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, और यहाँ पर जो हमारे पास फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को थोड़ा सा रिमाइंड कर लें तो हमने पढ़ा था, द एनर्जी पॉजेज बाय ड्यू टू इट्स मोशन। जो मोशन की वजह से एनर्जी पॉज्ड होती है हमारे पास, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर उसके मोशन में चेंज आ रहा है तो मीन हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। सो इस वजह से हमारे पास अपर एंड पे वेलोसिटी और है, लोअर एंड पे और है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और अगर हम हाइट को देखें तो यहाँ पर हाइट क्या है? चेंज। और यहाँ पर हाइट क्या है हमारे पास? चेंज है। सो हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को पढ़ें तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है, द एनर्जी पॉजेज बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन। जो पोजीशन की वजह से एनर्जी पॉज्ड होती है हमारे पास, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमारे पास इन डिफरेंट पोजीशंस की वजह से क्या होगी? डिफरेंट होगी हमारे पास। सो इसमें चेंज आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने उस चेंज को लिख दिया है। अब हमने टॉपिक के शुरू में देखा था कि हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौलीज थ्योरम है हमारे पास, वो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। हम देखते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि वर्क डन जो होगा वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं और वर्क डन लिखते हैं, तो वर्क डन क्या निकाला है? P1 - P2 मास ओवर डेंसिटी। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को लिख देते हैं जो कि हमने ऊपर लिखी है, और पोटेंशियल एनर्जी को लिख देते हैं हम जो हमने ऊपर लिखी है। अब हम अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास m ऑलमोस्ट हर टर्म में है। अगर हम उसको कॉमन ले लें तो हम m को m के साथ क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। ये m जो है m के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर डिवीजन में क्या है मेरे पास? रो है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं दोनों साइडों पे क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई करवा देता हूँ रो के साथ।
जब दोनों साइडों पर रो के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास बनेगा P1 माइनस P2, और इधर रो जो है वो सारी टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब अगर मैं इक्वेशन को रीअरेंज करूं, रीअरेंज करने का मतलब है कि मैं अपर पार्ट की सारी एनर्जीज को इकट्ठा कर लूं प्रेशर के साथ, और लोअर पार्ट की सारी एनर्जीज को इकट्ठा कर लूं प्रेशर के साथ। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी P1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर और रो GH2। और अगर इन जर्नल लिखना चाहें हम, तो इन जर्नल हम लिखेंगे P प्लस 1/2 रो V स्केयर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि हमने इसकी डिफाइन में किया था और इसको हम ड्राइव करने के लिए कंसिडरेशन की थी कुछ चीजें। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी तरह का भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपका क्लियर कर दिया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते, और इस वीडियो के लिंक को और यूट्यूब के लिंक को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। जजाकल्ला।